हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एनआईएस ज्योग्राफी क्लास 12th चैप्टर 19 का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली। पार्ट 1 में हम ऑलरेडी जो सिग्निफिकेंसेस हैं इंडस्ट्रीज़ के वो हम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक है। काफ़ी डिटेल में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे लोकेशंस एंड द टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़, कितने प्रकार की इंडस्ट्रीज़ होती हैं और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं माइंड में रखने के बाद ही एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री एक पर्टिकुलर प्लेस पर कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश करी जा सकती है। तो वो सारी चीज़ें आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ेंगे। तो बने रहिए लास्ट तक, आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलने वाली है, ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और वीडियो कर दीजिए लाइक। तो चलिए चालू करते हैं। स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में। मैं हूँ आपका दोस्त अरुण। सो एज वी ऑल नो दैट इंडस्ट्रीज़ जो है ना कहीं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ठीक है। एक तरीके से जो ना, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बैकबोन होती हैं। अगर एक इकोनॉमी को कहीं ना कहीं ऊंचाइयों तक जाना है ना, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जो सेकेंडरी सेक्टर यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर है या फिर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो कहीं ना कहीं एक ह्यूज रोल प्ले करता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं हमको जानने के लिए कि इंडस्ट्रीज़ कितने प्रकार की होती हैं। और अगर एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री इन फ्यूचर अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनते हैं, तो अगर आप फिर कहीं ना कहीं अपनी एक इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करेंगे, देन व्हाट आर दोज रिक्वायरमेंट्स विच आर रियली नेसेसरी टू कीप इन माइंड बिफोर इस्टेब्लिशिंग अ इंडस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पर यही सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए चालू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख रखी है कि जो नेशनल डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज़ का बहुत बड़ा हाथ होता है, ठीक है। मगर उनका जो इस्टेब्लिशमेंट होती है, उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो भी कहीं ना कहीं हमें जाननी चाहिए और वही हमें पता करनी चाहिए सबसे पहले कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री अगर लगने जा रही है तो उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और वो कहाँ पर अच्छे तरीके से फंक्शन कर सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। मगर आपको ये तो पता है कि इंडस्ट्रीज़ जो है ना कहीं हमेशा जो होती हैं वो प्रॉफिट ओरिएंटेड रहती हैं। अपना जो प्रॉफिट है ना वो तो इंडस्ट्री जो है ना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करती हैं हमेशा, यानी प्रॉफिट ओरिएंटेड होती हैं। लाइक उनको जो है ना बस ये देखना होता है कि अगर हम एक पर्टिकुलर स्थान पे, यानी अगर हम दिल्ली के एक पर्टिकुलर जगह पर इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं, क्या हमें यहाँ से मैक्सिमम प्रॉफिट मिल पाएगा, या फिर अगर हम कहीं एक ऐसी जगह इस्टेब्लिश करें, जैसे कि मानकर चलिए एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, मैं अगर एग्जांपल लूँ तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, गन्ने का मिल, ठीक है, गन्ने की मिल है। अगर आप वो उस इंडस्ट्री को दिल्ली में लगाओगे, ठीक है, अगर हम उस इंडस्ट्री को दिल्ली में लगाते हैं तो क्या होता है कि दिल्ली के लोग वहाँ पर जितने भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वो जो होगी, मिल जो होगी, वहाँ तक क्या चाहिए हमें, उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए ना। वो रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? किसानों के खेतों से आएगा, ठीक है। खेतों से क्या आएगा? गन्ना आएगा। अब गन्ने को बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, तब वो दिल्ली में जो मिल है ना वहाँ तक आ पाएगा। अब उस ट्रैवल करते समय जो ना उसमें काफ़ी ज़्यादा जो उसके कंटेंट्स है ना वो कहीं ना कहीं लूज़ हो जाएंगे, यानी उसकी जो मिठास है ना गन्ने की वो कहीं ना कहीं लूज़ हो जाएगी। तो इसीलिए जो मिल है अगर वो दिल्ली में लगती है और वहाँ पर आने में गन्नों को काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, तो एक तरीके से जो इंडस्ट्री है ना, जो मिल है, जो एक शुगर केन मिल है, तो वो कहीं ना कहीं जो है ना प्रॉफिट में नहीं रहेगी, उसको लॉस ही होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखनी पड़ती हैं कि एक लोकेशन कैसी है। अगर वही इंडस्ट्री खेतों के नज़दीक लगा दी जाए तो वहाँ पर जो गन्ने हैं वो आसानी से वहाँ पर उसको मिल जाएंगे और मिठास भी ज़्यादा होगी, क्योंकि शुगर केन एक ऐसा प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल, जो कहीं ना कहीं डे बाई डे अपनी जो एक तरीके से मिठास है ना वो लूज़ करता जाता है, ठीक है, अगर उसे ज़्यादा दिन तक रखा जाए। तो इसी तरीके से लोकेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। लोकेशन के साथ साथ काफ़ी सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक इंडस्ट्री को प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री में कन्वर्ट करने में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे, फैक्टर्स के बारे में जान लेते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला, रॉ मटेरियल, कि रॉ मटेरियल ईजिली अवेलेबल है या नहीं है। अब जैसे कि जमशेदजी टाटा ने जो टाटा एंड स्टील जो इंडस्ट्री थी वो कब इस्टेब्लिश करी थी? 1907 में। अब जब उसको इस्टेब्लिश करने के बाद उसे जमशेदपुर में ही क्यों इस्टेब्लिश करा गया? वहाँ पर रॉ मटेरियल ज़्यादा अवेलेबल था, वहाँ पर नदियाँ अवेलेबल थी, पानी अवेलेबल था, ठीक है। तो इसीलिए उस इंडस्ट्री को वहाँ पर इस्टेब्लिश करा गया था। इवन कोयला जो पावर है, पावर का जो सोर्स है वो भी वहाँ पर ईजिली अवेलेबल था। तो इसीलिए जो रॉ मटेरियल होता है वो भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है।
अब वहाँ से, अब देखिए वहाँ से स्टील वगैरह या आयरन वगैरह मैन्युफैक्चर हुआ, उसको अगर देश के कोने कोने में पहुँचाएंगे तो क्या उसका जो वेट है वो लूज़ होगा? वेट लूजिंग मटेरियल है क्या? वो नहीं है। मगर गन्ना एक वेट लूजिंग मटेरियल है। तो यहाँ पर उसको मार्केट तक पहुँचने में कोई भी बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मानकर चलिए एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, ठीक है। अब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो कहीं ना कहीं मार्केट्स के आसपास ही इस्टेब्लिश करी जाती हैं, क्योंकि अगर फूड को ज़्यादा समय तक रखा जाए तो वो ख़राब हो जाता है, तो वो मार्केट ओरिएंटेड होती हैं, उस चीज़ को भी कहीं ना कहीं ध्यान में रखा जाता है। तो दूसरा जो पॉइंट है हमारा मार्केट का, ये भी एक बहुत अहम रोल प्ले करता है एक इंडस्ट्री के एस्टैब्लिशमेंट में, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि हमारे यहाँ पर देखिए कंट्री में देखिए, अगर मानकर चलिए एक इंडस्ट्री या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अगर क्या नाम है दिल्ली के आसपास यानी एनसीआर वाले रीजन में अगर इस्टेब्लिश करी जाती है, तो वहाँ पर दिल्ली पूरी की पूरी मार्केट उसको मिल रही है, ठीक है। दिल्ली की पूरी पूरी मार्केट जब वो कैप्चर कर पाएगी तभी तो वो अपना प्रोडक्ट वहाँ पर सेल कर पाएगी, तो मार्केट भी बहुत ज़्यादा ह्यूज रोल प्ले करती है। लेबर सप्लाई, अब देखिए टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कुछ ऐसी हैं जिन्हें लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री भी बोला जाता है, हमने पिछली वीडियो में देख लिया, ठीक है। तो वहाँ पर लेबर की भी तो ज़रूरत पड़ती है। अब लेबर भी तो इजीली अवेलेबल होनी चाहिए। जैसे कि इंडस्ट्रीज से पहले क्या हुआ करता था कि दिल्ली में स्टैब्लिश थी, मगर दिल्ली में जब पॉल्यूशन इंक्रीज होने लगा ना, तो उन इंडस्ट्रीज को दिल्ली के आसपास वाले एरियाज में ट्रांसफ़र कर दिया गया, जैसे कि गुरुग्राम हो गया और जैसे कि नोएडा हो गया, फरीदाबाद हो गया, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो जहाँ पर इंडस्ट्रीज ट्रांसफ़र हो गई, यानी उन्होंने अपना जो बेस है वो शिफ्ट कर दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि दिल्ली के जो पॉल्यूशन है, दिल्ली की जो जनता है वो कहीं ना कहीं परेशान हो रही थी, और दिल्ली एक कैपिटल सिटी है इंडिया की, ठीक है। अब ये जो ओखला है, ओखला में ज़्यादातर इंडस्ट्री हमें देखने के लिए मिलती है, मगर नोएडा जो है, नोएडा भी तो न्यू ओखला इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वो वहाँ पर भी हमें काफ़ी ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज़ हैं देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सोर्स ऑफ एनर्जी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिनके लिए पावर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, एनर्जी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि प्रिंटिंग प्रेस वगैरह। अब वहाँ पर तो प्रिंटिंग प्रेस के लिए तो पावर होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो पावर जो है ना सप्लाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब प्रिंटिंग प्रेस में खाली पावर ही थोड़ी ना, रॉ मटेरियल तो लगता है कागज़ वगैरह। कागज़ किससे बनते हैं? पेड़ से बनते हैं, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें जब एक इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं, उस इंडस्ट्री के हिसाब से सारी चीज़ें हमें माइंड में रखने के बाद तब एक इंडस्ट्री को एक पर्टिकुलर लोकेशन पर इस्टेब्लिश करना चाहिए, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, अगर कोई कुछ भी चीज़ प्रोड्यूस करी जा रही है एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, मानकर चलिए कि हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लेते हैं, तो वहाँ पर उसको सप्लाई करने में भी तो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन जो फैसिलिटीज़ हैं उनका भी तो रोल प्ले होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो रोड अच्छे होने चाहिए, ठीक है, रोड अच्छे होने चाहिए, वहाँ पर आसानी से जो गुड्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ट्रांसपोर्ट हो जाने चाहिए, ठीक है। कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगला जो फैक्टर है वो है गवर्नमेंट पॉलिसीज़। गवर्नमेंट के द्वारा कुछ पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, जैसे कि एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर सरप्लस कोई इंडस्ट्री अगर प्रोडक्शन कर रही है तो उसको सरप्लस है तो वो जो है ना फिर उसको एक्सपोर्ट कर सकती है बाहर की कंट्रियों में, ठीक है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की जो पॉलिसी, गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। कभी कभी गवर्नमेंट जो है ना एक्सपोर्ट पर बैन लगा देती है, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में अनियन के एक्सपोर्ट पर बैन लगा हुआ है दिसंबर तक, ठीक है। उससे क्या होगा कि जो होर्डिंग है ना वो इंडिया में बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जब भी बैन लिफ्ट आउट होगा ना उस समय पर क्या होगा कि जो होर्डिंग है ना वो खुल जाएगी, और उसके बाद जो है ना अनियन एक्सपोर्ट कर दी जाएगी जो इंटरनेशनल मार्केट है वहाँ पर, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा होर्डिंग होती है अगर जब गवर्नमेंट किसी भी चीज़ पर बैन लगाती है, फिर कभी भी इन्फ्लेशन बढ़ता है, इन्फ्लेशन को भी कहीं ना कहीं माइंड में रखना पड़ता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट इसी तरीके से पॉलिसीज़ जो है ना अपनी जो है ना लागू करती रहती है, कभी कम करती है कभी ज़्यादा करती है, ठीक है। अब एग्लोमरेशन इकोनॉमीज़, देखिए कुछ इकोनॉमीज़ ऐसी जैसे कि हम जो क्वींसलैंड है, यानी हम सिंपली बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया से हम जो है ना काफ़ी सारा कोयला वगैरह जो है वो इम्पोर्ट करते हैं, एंथ्रासाइट, ठीक है, यानी मतलब हाई क्वालिटी का कोयला इम्पोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इंडस्ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा जो है वो कोयले पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो एग्लोमरेशन इकोनॉमीज़ ऐसी होती हैं, जैसे कोयला भी एक वेट लूजिंग इंडस्ट्री है, यानी वेट लूजिंग मटेरियल है, ठीक है।
तो एग्लोमेरेशन इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि एक इकोनॉमी जब दूसरी इकोनॉमी का आसपास में जब खड़ी रहती है, यानी हम जो है अपना जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे कि हमने आज 100 जोड़ी कपड़े बनाए हैं, ठीक है, 100 जोड़ी कपड़े बनाए हैं, तो कपड़े 100 जोड़ी में कपड़े बना दिए, उसमें से 50 जोड़ी तो हमारे इंडियंस के लिए काफ़ी हैं, मगर हमारे पास 50 जो है जोड़ी कपड़े बच गए। उसके बाद हम अगर हमारी जो कंट्री आसपास में जो हैं अब उनके साथ हमारे अच्छे खासे रिलेशन हैं, तो उनको हम अपने जो कपड़ा है वो एक्सपोर्ट कर देंगे, ठीक है। ये वेट लूजिंग मटेरियल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे ही एक जो इकोनॉमी है वो दूसरी इकोनॉमी से आसानी से बेनिफिट पा लेगी, ठीक है। इसी को बोलते हैं मैनी टाइम्स इंडस्ट्री बेनिफिट फ्रॉम देयर नियर नेस ईच अदर, ठीक है। और ऐसे ही क्वींसलैंड जैसे कि ऑस्ट्रेलिया से हम काफ़ी ज़्यादा कोल वगैरह इंपोर्ट करते हैं, ऐसे ही चाइना से काफ़ी ज़्यादा जो रॉ मटेरियल है वो भी हमारी कंट्री में आता है। रॉ मटेरियल इन द सेंस रॉ मटेरियल नहीं आता, मतलब वो एक तरीके से गुड्स होते हैं, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होते हैं, वो आकर हमारे इंडिया में असेंबल होते हैं। जैसे कि अभी क्या हो रहा है कि अभी हमारे यहाँ पर एप्पल जो है वो मैन्युफैक्चर करेगा, क्या करेगा, मैन्युफैक्चर करेगा आईफोन्स, ठीक है, और अदर जो एप्पल प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर मैन्युफैक्चर करे जाएंगे। वो मैन्युफैक्चर इन द सेंस यहाँ पर असेंबल करे जाएंगे, यहाँ पर पार्ट्स आएंगे और पार्ट्स वो असेंबल करे जाएंगे। असेंबलिंग से क्या होगा कि यहाँ पर जो लोग हैं ना उनको कहीं ना कहीं जॉब प्रोवाइड होंगी, ठीक है। तो इसी तरीके से चीज़ें चलती हैं। चले आगे, चलिए। तो ऐसी इंडस्ट्री को एग्लोमेरेशन इंडस्ट्रीज बोला जाता है जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ पर जो है ना एक समय पर बिजली नहीं थी, ठीक है, बिजली नहीं थी तो हम मतलब नहीं होती है तो एक स्टेट दूसरे स्टेट को कहीं ना कहीं बिजली दे देते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो इकोनॉमीज होते हैं, जैसे कि भूटान से हम जो है नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़ में क्या है बिजली जो है इंपोर्ट करते हैं, लाइट जो है इंपोर्ट करते हैं। तो इसी तरीके से चीज़ें चलती हैं, एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते रहते हैं, और भूटान में भी काफ़ी ज़्यादा हमारा एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई हमारी इंडस्ट्रीज़ के बारे में, कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि एक इंडस्ट्री को एक पर्टिकुलर लोकेशन पर इस्टेब्लिश करवाना, ठीक है। अब लोकेशन की बात करते हैं, लोकेशन ही तो पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर फैक्टर्स हमने पढ़ लिए। अब इसके बाद देखिए कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती हैं जिनके लिए ये फैक्टर बिल्कुल भी मायने नहीं रखते, मगर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने होते हैं, जैसे कि पावर सप्लाई, ठीक है। पावर सप्लाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, मगर वो रॉ मटेरियल पर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं होती हैं। उनको बोलते हैं हम फुटलूज इंडस्ट्री बोलते हैं, ठीक है, जो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होती है कंपोनेंट पार्ट्स पर भी, जैसे कि जो अभी मैंने आपको बताया एप्पल वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, या फिर चिप मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, या फिर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, या फिर मोबाइल कंप्यूटर चिप मैन्युफैक्चरिंग, या फिर प्रोडक्शन वगैरह। तो ये सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं ना ये कहीं ना कहीं फुटलूज इंडस्ट्रीज़ में आती हैं, ठीक है। अब इनको अगर कहीं ना कहीं इनकी एक्सेसिबिलिटी अगर कहीं कहीं अफेक्ट हो सकती है तो वो रोडवेज से हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं सामान जो है अगर पोर्ट्स पर आ रहा है तो पोर्ट से जो ना रोडों के जरिए ही एक पर्टिकुलर जो जहाँ पर वो इंडस्ट्री एस्टैब्लिश होगी वहाँ तक वो ट्रांसपोर्ट करा जाएगा, ठीक है, ट्रांसफ़र करा जाएगा। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो इंडस्ट्रीज़ काफ़ी प्रकार की होती हैं, ठीक है, देख लेते हैं हम। जो रॉ मटेरियल पर बेस होती हैं उनको बोलते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज या फिर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात करें तो इनका जो रॉ मटेरियल होता है वो खेतों में उगता है, ठीक है, जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल हो गए, जूट हो गए, शुगर पेपर इंडस्ट्री, तो ये सारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होती हैं, ठीक है। अब मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कौन सी होती हैं, जिनके जो रॉ मटेरियल होते हैं, सोर्स ऑफ मटेरियल होता है वो मिनरल्स होते हैं, जैसे कि आयरन, स्टील, केमिकल और सीमेंट इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर जगह पर ही हमें देखने के लिए मिलती है। आगे हम पढ़ेंगे जब हम कॉम्प्लेक्सेस, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस पढ़ेंगे ना, आगे टॉपिक है एक, तो वहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊंगा इंडस्ट्रीज़ की कहाँ कहाँ आपको ज़्यादातर जो बेल्ट है ना वो कहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। आप बस इत्मीनान से बैठे रहिए और मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ा दूंगा। ऑनरशिप की बात करें तो ऑनरशिप में इंडस्ट्रीज़ देखिए प्राइवेट सेक्टर भी हो सकती हैं, प्राइवेटली ऑन भी हो सकती हैं और पब्लिकली ऑन भी हो सकती हैं। यानी यहाँ पर देखिए ये पब्लिकली और यहाँ पर प्राइवेट, यानी पब्लिक सेक्टर की अगर हम बात करें तो पब्लिक में क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास पूरा दारोमदार होता है, ठीक है, जैसे कि बोकारो आयरन एंड स्टील प्लांट और चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, ठीक है। इन यहाँ पर जो गवर्नमेंट के शेयर है ना वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए इनको पब्लिक सेक्टर जो है अंडरटेकिंग भी बोला जाता है, ठीक है।
PSUs, ठीक है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट के शेयर यानी गवर्नमेंट के द्वारा ही ऑन करी जाती है और मैनेज भी करी जाती है, ठीक है। गवर्नमेंट ही इनकी सारी चीज़ें देखती है, ऊपर नीचे आगे पीछे, ठीक है। अब प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर प्राइवेटली ऑन करी जाती है, प्राइवेटली मैनेज करी जाती है, ठीक है। और एक ग्रुप ऑफ कंपनी होती है यहाँ पर, जैसे कि मानकर चलिए अंबानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, अंबानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ या अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़। तो यहाँ पर ऐसे होते हैं, टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री, टाटा के पास काफ़ी सारे हैं, जैगुआर, टाटा और टाटा नमक और टाटा टी, टाटा बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो टाटा जो है मैन्युफैक्चर करती है, या फिर लैंड रोवर, रेंज रोवर भी है, ठीक है। तो यहाँ पर टाटा आयरन स्टील, जेके सीमेंट इंडस्ट्री, अपोलो टायर्स और जेपी सीमेंट हो गया, अंबुजा सीमेंट हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर की हैं। यहाँ पर प्राइवेट वालों का दारोमदार होता है, यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई भी क्या नाम है हस्तक्षेप नहीं होता, ठीक है। अब जॉइंट सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ें आपस में पार्टिसिपेट करती हैं, यहाँ पर जॉइंटली ऑन करे जाते हैं। यहाँ पर पब्लिक सेक्टर भी ऑन करते हैं या फिर क्या नाम है प्राइवेट सेक्टर भी ऑन करते हैं। जैसे कि 50%, अगर कोई कंपनी का स्टेक है 50%, सॉरी 100%, उसमें से 50% गवर्नमेंट के द्वारा ऑन करा जा रहा है और 50% प्राइवेट के द्वारा ऑन करा जाता है। जैसे कि मारुति उद्योग, मारुति सुजुकी जो जापान या साउथ कोरिया, ये मुझे नहीं पता है, ठीक है, मगर हाँ जापान या साउथ कोरिया में से किसी की है वो, और जो इंडियन गवर्नमेंट है वो उसकी है, ठीक है। यानी हाफ जो है ना शेयर है, ठीक है। और यहाँ पर कोऑपरेटिव सेक्टर, देखिए कोऑपरेटिव सेक्टर ऐसा होता है जहाँ पर जैसे कि मानकर चलिए आप जो ना 3-4 दोस्त हैं और तीन चार दोस्तों ने आपस में पैसे जोड़े और उसके बाद एक इंडस्ट्री की इस्टेब्लिशमेंट करी। तो वहाँ पर जो वो इंडस्ट्री होगी ना, उसमें आपका 25%, 4 दोस्तों तो 25% सबका शेयर होगा। तो वो एक तरीके से कोऑपरेट कर एक इंडस्ट्री जो है ना चलाई जा रही है, तो उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव इंडस्ट्री। या फिर वहाँ पर आप दोस्त ना होने के बजाय 4 गांव हो गए, 4 शहर हो गए, 4 जने हो गए, 4 इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, तो उन्होंने एक साथ एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करी और वो जो है पब्लिक के फेवर में काम कर रही है, ठीक है। तो वहाँ पर उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर या कोऑपरेटिव इंडस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पर कोऑपरेटिवली इसको ऑन करा जाता है सोसाइटी के द्वारा या फिर प्राइवेट जो पीपल होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, उनके द्वारा, ठीक है। मगर कोऑपरेटिव का तो मतलब यही है कि जो ना मतलब जो सोसाइटी में या फिर एक विलेज हो या फिर एक कोई इंस्टीट्यूशन हो, लाइक NGOs वगैरह जो होते हैं, ठीक है, तो उनके द्वारा या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं उनके द्वारा ऑन करा जाता है एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को। उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर में जो कोऑपरेटिव भागीदारी, सबकी भागीदारी के द्वारा एक इंडस्ट्री पर्टिकुलरली रन करी जा रही है, ठीक है। जैसे कि शुगर इंडस्ट्री में महाराष्ट्र में जो चल रही है, ठीक है। अमूल एक कोऑपरेटिव सबसे जीता जागता जो एक तरीके से एग्जाम्पल है वो अमूल का ही है, जो गुजरात में रन कर रही है, जो काफ़ी सारे गाँव वालों ने एक साथ एक इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करी थी जिसका नाम था अमूल, ठीक है। एक पूरी की पूरी कहानी छुपी हुई है अमूल के पीछे भी, इफ्को, ठीक है, जो कांडला में है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जो कहीं ना कहीं आपको पता रहना चाहिए, ठीक है, जिनकी ओनरशिप किस प्रकार की होती है। अब हम फंक्शन एंड रोल की बात करें तो बेसिक जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो फिनिश जो प्रोडक्ट होते हैं वो उनके लिए बेसिक रॉ मटेरियल कहलाते हैं। जैसे कि अगर मानकर चलिए एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, खेतों में से नाज उगाया किसानों ने, नाज उगाने के बाद उसको एक फूड प्रोसेसिंग यानी आटे की मिल में भेज दिया। आटे की मिल में आने के बाद उसको ग्राइंड करा गया, पीसा गया, उसके बाद वहाँ से काफ़ी सारे प्रोडक्ट जो है ना एक्सट्रैक्ट करे गए, निकाले गए, जैसे कि मैदा हो गया, फिर फ्लोर हो गया, ठीक है। तो वहाँ से वो निकल कर आए, पैकेट में आ गए, पैकेट में आने के बाद अब वो आएंगे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, जहाँ पर उसको प्रोसेस कर एक पर्टिकुलरली या तो ब्रेड बनाया जा रहा है या फिर वो पिज़्ज़ा बनाया जा रहा है या फिर कुछ और जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाए जा रहे हैं, यानी जो लास्ट में कंज्यूमर तक पहुँचेंगे। तो यहाँ पर बेसिक इंडस्ट्रीज में वही सारी चीज़ें यूज होती हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा है फिनिश प्रोडक्ट्स ऑफ बेसिक इंडस्ट्रीज आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन फॉर अदर इंडस्ट्रीज, ठीक है। जैसे कि आयरन एंड स्टील में, ठीक है, आयरन एंड स्टील में भी ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में क्या होता है, आयरन बनाया जाता है, स्टील बनाया जाता है। अब वो फिनिश प्रोडक्ट तो है नहीं बिल्कुल भी जो डायरेक्टली कंज्यूमर क्या नाम है उसको ऐसे कैसे यूज़ नहीं, उसको काफ़ी ज़्यादा मोल्ड करा जाता है। आयरन को, स्टील को मारुति जैसे उद्योग में या फिर कार बनाने में या फिर कुछ और जो टीन पत्थर या फिर अदर जो यूटेंसिल्स वगैरह हैं उनको बनाने में भी तो यूज़ होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर इनको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करा जाता है। मगर जो कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज होती हैं वो डायरेक्ट फिनिश प्रोडक्ट बनाती हैं, ठीक है। जैसे कि गन्ना जो है, गन्ना खेत में से उठकर गया, खेत में से उठने के बाद वो
कहाँ आया, गन्ने की मिल में आया और वहाँ पर उसको चीनी में तब्दील कर दिया गया, जगरी बना दिया गया, फिर कोई और प्रोडक्ट बना दिया गन्ने से, वो जो डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुँच रहा है। तो वहाँ पर फिनिश्ड गुड तैयार हो रहे हैं ना, तो उसको बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। ठीक है, जैसे कि टूथपेस्ट, सोप, शुगर इंडस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पर यही सारी चीज़ें हैं। अब साइज़ क्या होता है, देखिए इंडस्ट्री जो है लार्ज स्केल की भी हो सकती है, स्मॉल के भी, और रूरल एंड कॉटेज इंडस्ट्री भी हो सकती हैं। गांधी जो है वो कॉटेज इंडस्ट्री को बोला करते थे कि कॉटेज इंडस्ट्री पर सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर लार्ज स्केल इंडस्ट्री में क्या होता है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट होता है और यहाँ पर हैवी जो मशीनरी होती है और यहाँ पर बहुत सारे जो वर्कर्स हैं वो काम करते हैं। और जो फैक्ट्री होती हैं, ये लार्ज फैक्ट्री हमेशा काम करती हैं, 7 दिन हफ्ते के और 24 घंटे। ठीक है, और यहाँ पर आयरन एंड ऑयल रिफाइनरीज, ये ऐसी कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर हमेशा काम होता रहता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में स्मॉल इन्वेस्टमेंट चाहिए और कुछ वर्कर चाहिए, फिर उसके बाद चलती रहती हैं, जैसे कि साइकिल्स, इलेक्ट्रिक गुड्स इंडस्ट्री। ठीक है, और रूरल कॉटेज इंडस्ट्री में जैसे कि जो फैमिली के द्वारा ऑन करी जाती है, फैमिली बिजनेस होते हैं ना कुछ कुछ, तो इसी तरीके की ये इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे कि ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम्स, आर्ट वर्क वगैरह। ठीक है, ये बात आप समझ सकते हैं इजीली, जैसे कि ज्वेलर्स अपनी खोलकर बैठ जाते हैं दुकान। ठीक है, ऐसे ही ये मतलब इस रूरल और कॉटेज बेस्ड इंडस्ट्रीज हो जाती हैं। और ये आज के समय में तो रिटेलर जितने भी हैं, ये दुकानदार जो थोक पर सामान देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं होलसेल पर, थोक बोलते हैं, होलसेल पर जो सामान देते हैं, ये भी एक तरीके से जो रूरल और कॉटेज या फिर स्मॉल माइक्रो स्केल की इंडस्ट्रीज होती हैं ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर वेट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश प्रोडक्ट, कुछ होते हैं हैवी इंडस्ट्री, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो मटेरियल है वो एकदम जो रॉ मटेरियल होता है ना उसका काफ़ी ज़्यादा वेट होता है। ठीक है, फिनिश प्रोडक्ट का भी और जो रॉ मटेरियल होता है उसका भी, जैसे कि आयरन एंड स्टील में, आयरन एंड स्टील जो हरिद्वार में है, ठीक है, वहाँ पर देखिए भेल जो है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इंडस्ट्री है, काफ़ी बड़े बड़े जनरेटर वगैरह या फिर बड़े बड़े इक्विपमेंट्स वगैरह यहाँ पर जब मैन्युफैक्चर करे जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बड़ी एकदम बल्कि सी हो जाती है। अब इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मतलब जो मटेरियल्स होते हैं वो भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि ट्रक वगैरह हो गए या फिर उनके लिए पेट्रोल हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो लाइट वाली होती हैं उनमें जो रॉ मटेरियल होता है और जो फिनिश्ड गुड होते हैं वो दोनों ही कहीं ना कहीं बहुत हल्के हल्के होते हैं, जैसे कि वॉच, रेडीमेड गारमेंट्स, टॉयज़ और फाउंटेन पेन्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होगी इंडस्ट्रीज़ के बारे में कि टाइप्स ऑफ कितनी प्रकार की इंडस्ट्री होती हैं। तो आपकी कैसी लगी वीडियो, डू लेट मी नो द कमेंट बॉक्स। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड हो जाएगी, आप अल्टरनेटिव पर शायद वीडियो आ रही है। ठीक है, तो वॉच करते रहिए इन्फॉर्मेशन ज्ञान को, आपको ऐसी तड़कती भड़कती इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। ठीक है, वैसे तो चैप्टर होगी आपकी। ठीक है, चलिए आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा, मगर अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और नई इन्फॉर्मेशन में, एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।